हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर आपको तकलीफ दे रहा है, तो आइए इस चैप्टर के साथ कहानी शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें ये सब तमाम डेरिवेशंस है जो आपको डिस्कस करने हैं, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है बॉस, इस वीडियो को शेयर कर दो अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी भी हेल्प कर रहा है या ये वीडियो आपकी थोड़ी भी हेल्प करेगा, आपको ऐसा लगता है तो आपसे शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और देखना ना देखना उनकी मर्जी, बट आप अपना काम कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सो पहला डेरिवेशन जनाब जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं है किरचॉफ्स लॉ। ये बड़े काम का डेरिवेशन है, तो इसे आपको डेरिवेशन के रूप में नहीं कंसेप्ट के रूप में मैं समझाऊंगा, ठीक है। किरचॉफ्स के दो लॉ है। तो सबसे पहला लॉ है किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा लॉ है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। सो किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है देखो। तो किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि भाई किसी भी जंक्शन पॉइंट पे, जंक्शन इज अ कॉमन पॉइंट, जैसे मान लेते हैं ये कुछ पोजीशंस है ना, तो यहाँ कहीं करंट आ रहा है, कहीं से करंट जा रहा है, ठीक है। ये मैकेनिज्म ले लेते हैं। तो मान लेते हैं इस करंट को I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5, ये I6। तो किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट की वैल्यू 0 होगी, यानी करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये कहीं भी कहानी होगी, तो किसी भी जंक्शन पॉइंट पे जो टोटल करंट समीशन ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि जो भी आते हुए करंट है दैट इज इक्वल टू जाते हुए करंट। आते हुए करंट कैसा है तो जरा ध्यान देंगे, इसे और कैसे लिखा जा सकता है भाई। तो इसे लिखा जाता है I जो है वो जा रहा है, तो इसे लिखा जाता है माइनस I1, ये I2 माइनस I2, I3 आ रहा है तो प्लस I3, देन आगे I4 की वैल्यू वो भी आ रहा है तो प्लस I4, ये भी आ रहा है तो प्लस I5 और ये भी आ रहा है तो प्लस I6 दैट इज इक्वल टू 0। यानी आता हुआ करंट आपको पॉजिटिव लेना है, आता हुआ करंट आपको नेगेटिव लेना है, तो इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं इन सारी चीजों को। तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है किसी भी जंक्शन पॉइंट पे टोटल करंट 0 होता है, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक, बात समझ में आ गई। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है देखो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि टोटल पोटेंशियल और ईएमएफ समीशन ऑफ V एंड E, पोटेंशियल और ईएमएफ का समीशन किसी भी जंक्शन पॉइंट, किसी भी लूप में, आई एम सॉरी नॉट जंक्शन, लूप में 0 होगा। समीशन ऑफ वोल्टेज एंड ईएमएफ इन एनी लूप इज इक्वल टू 0। अब ये क्या कहना चाहता है बॉस? लूप मतलब जैसे इमेजिन करते हैं ये बैटरी बना दिया, ये रेजिस्टेंस बना दिया, फिर ये आगे, फिर ये बैटरी बना दिया, ये फिर से रेजिस्टेंस बना दिया, ये कहानी होगी। नामकरण करते हैं ए बी सी डी। तो इस ए बी सी डी, तो यहाँ पे लूप क्या बना बेटा देखो, लूप बना ए बी सी डी ए, इसे क्या कहा जाता है? लूप। क्या कहा जाता है? लूप। तो कहानी ये है किसी भी लूप में टोटल वोल्टेज और ईएमएफ का समीशन 0 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी लूप में ये कहानी 0 होगी, ठीक है। यह किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। करंट लॉ किसके लिए है? जंक्शन पॉइंट के लिए, और ये वोल्टेज लॉ है। कहानी क्लियर हुई? अब यहां पे थोड़ी सी बात और समझना। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, इसका साइन कन्वेंशन कैसे डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी एक करंट का डायरेक्शन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने करंट को डायरेक्शन ऐसे ले लिया, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। मैंने अपनी मर्जी से करंट का डायरेक्शन ले लिया। ये हमारा I करंट है, ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं R1, ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं R2। अब इसमें मुझे लगाना है क्या? लूप लॉ। कैसे लगेगा किरचॉफ का लूप लॉ? देखो ध्यान से। तो हमारा लूप क्या कहता है? ए बी सी डी ए, याद रहे। करंट, इसमें दो साइन कन्वेंशन है, एक करंट के लिए होगा, तो याद रहे कि अगर हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, अगर हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव, अदरवाइज पॉजिटिव। मतलब अगर करंट आपके अपोजिट चल रहा है तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिव। आप जा रहे हैं जिस डायरेक्शन से, करंट भी उसी डायरेक्शन से जा रहा है, तो उस सिचुएशन में करंट की वैल्यू, I की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ली जाएगी।
लेकिन आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं करंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई की वैल्यू जो है पॉजिटिव ली जाएगी। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। पिक्चर क्लियर है? करंट के लिए ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये करंट की कहानी, ये आपका डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, और क्या बात आपको पता होनी चाहिए? तो दूसरा साइन कन्वेंशन है ना, वोल्टेज मालूम होना चाहिए। तो वोल्टेज का साइन कन्वेंशन क्या है भाई? वोल्टेज है ना, बैटरी का साइन कन्वेंशन क्या है? अगर बैटरी में पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला, पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला मतलब ई का वैल्यू लोगे नेगेटिव, पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला मतलब ई का वैल्यू लोगे पॉजिटिव। ये दो साइन कन्वेंशन बेटा ध्यान रखें। पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो ई का वैल्यू नेगेटिव, पहले नेगेटिव टर्मिनल मिला तो ई का वैल्यू पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है व्हिच टू बीट को समझने के लिए। किरचॉफ लॉ तो हो गया, किरचॉफ लॉ में ज्यादा दिक्कत नहीं, ये और ये समझा दो काम खत्म। साइन कन्वेंशन देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन समझना जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको बोला गया है लूप ए बी सी डी ए। जब भी लूप लिखोगे एक बात याद रखना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, तभी लूप कहलाता है, अदरवाइज लूप नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए ए टू बी चलते हैं। ए टू बी जाते वक्त सबसे पहले आपको बैटरी दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका ईएमएफ मान लेते हैं E1, इसका ईएमएफ मान लेते हैं E2। तो देखिए बैटरी का कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब लिखना पड़ेगा -E1, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिलेगा तो माइनस लिखना पड़ता है, तो दिस इज -E1। फिर आप गए तो करंट का डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन ए टू बी है, करंट का डायरेक्शन आपके अपोजिट है, तो करंट क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव। सो पॉजिटिव आए और उसका रेजिस्टेंस जो भी हो जाएगा R1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो यहां से घूम के नीचे उतरते हैं। इधर आए तो पहला टर्मिनल कौन सा आया बेटा? पहला टर्मिनल आया नेगेटिव, मतलब ई का वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव। पहला टर्मिनल नेगेटिव मतलब ई का वैल्यू क्या लिया? पॉजिटिव। फिर इधर आओ, इधर आओ तो फिर से देखो करंट और आपका डायरेक्शन कैसा है? करंट इधर जा रहा है और आप इधर आ रहे हैं, क्योंकि आपका डायरेक्शन C2D है, तो आप और करंट नेगेटिव डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए I R2 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज इक्वल टू क्या? दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया किरचॉफ लॉ लिखने का तरीका। किरचॉफ लॉ लिखने के लिए दो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगला डेरिवेशन बीच को समझने के लिए आपको वो साइन कन्वेंशन लगेगा। एम आई क्लियर विद दिस? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, नोट डाउन करिए। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ और साइन कन्वेंशन। आप और करंट का डायरेक्शन सेम तो नेगेटिव, आपका करंट का डायरेक्शन अपोजिट तो पॉजिटिव। अगर बैटरी सीधी लगाई मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ा तो नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल पहले पड़ा तो पॉजिटिव, ध्यान रहे। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए अगले डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज मीटर ब्रिज। याद रहे मीटर ब्रिज को समझने से पहले, जैसा मैंने अभी कहा था, किरचॉफ के जो साइन कन्वेंशन मैंने बताया उसे एक बार रिकॉल कर लीजिए, ताकि वो यहां लगने वाला है। डेरिवेशन ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान से समझना। आपके पास बेटा दो लूप है, कौन कौन से? ट्रिक समझे इस गेम का। आपके पास दो लूप है। पहला लूप जो है वो है A B G D A, ये पहला लूप में किरचॉफ लॉ लगाइए। और दूसरा लूप है B C D G B, ये दूसरा लूप है। तो ये दो लूप में किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, डेरिवेशन खत्म। दो लूप में किरचॉफ लॉ लगाइए, डेरिवेशन खत्म। विड्थ और ब्रिज वैसे होता क्या है? विड्थ और ब्रिज में आपको प्रूव करना पड़ता है R1/R2 इक्वल टू R3/R4। अगर ये रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल रहा, मतलब ये जो बीच की लाइन है उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये विड्थ और ब्रिज। इसमें हमने मान लिया कि बीच वाली लाइन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो प्रूफ करिए कि R1/R2 इक्वल टू R3/R4 होता है। ये माना हुआ है कि बीच वाले लाइन में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा हो गया कि बीच वाली लाइन में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब R1/R2 इक्वल टू R3/R4 होना चाहिए। तो ये चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, कहानी को समझते हैं। कुछ नहीं करना बेटा, दो लूप दिख रहे, दो लूप पे क्या लगा देना है? क्या लगा देना है? देखो बता, देख अच्छा कैसे करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है A B G D, यानी ये वाला लूप। तो ये वाले लूप में देखो, चलो आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन देखो। आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, मतलब नेगेटिव लिखा जाएगा I1 R1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इधर आने के बाद आपका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, फिर नेगेटिव लिखा जाएगा IG इंटू G। ऐसे जीरो हो जाता, फर्क नहीं पड़ता, किताबों में नहीं भी लिखा होगा तो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। चलिए यहां से नीचे आते हैं, ऊपर चलते हैं। तो आपका डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। आप ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है, तो क्या कर रहा है भाई?
तो आप प्लस लिखेंगे I2R3 इक्वल टू वॉट 0, एक लूप खत्म हो गया, ये आपका इक्वेशन 1। अभी IG की वैल्यू तो 0 होगी ना बेटा, IG की वैल्यू 0 होगी, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया I2R3 इक्वल टू I1R1। एम आई क्लियर? ठीक है, इसको और थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा दैट, अगर मैं ले लेता हूं I1 बाय I3 सॉरी I1 बाय I2 इक्वल टू I1 बाय I2 इक्वल टू R3 बाय R1। एम आई क्लियर? तो इसे मान लेते हैं आप इक्वेशन 1। ये पहला लूप लगाने के बाद ये आपके सामने आया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो दूसरा लूप लगा लेते हैं। यहाँ पे दूसरा लूप देखो क्या आता है, यही सॉल्व करता हूं, ज्यादा मशक्कत नहीं है, ध्यान से समझना। आपका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन, क्योंकि आप ऐसे जाओगे ऐसे आओगे ऐसे जाओगे, आपका डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, तो लिखोगे -I1R2। ठीक है, फिर आप यहां से ऐसे आए तो आप नीचे आ रहे, करंट ऊपर जा रहा, देखो +I2R4। IG की वैल्यू 0 नहीं लिखते हैं तो ये हो जाएगा ओवरऑल इक्वेशन ऐसा। तो इस हिसाब से अगर मैं I1 बाय I2 निकालूं तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, I1 बाय I2 देखा जाए तो ये I1 I2 इधर I1 I2 R2 चला जाएगा, तो I1 बाय I2 इधर फिर मेरे हिसाब से बचता है R2 बाय R4। तो आप ये आपके सामने दूसरा इक्वेशन हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन कंपेयर कर लो तो क्या बनता है, देखो अगर दोनों इक्वेशन कंपेयर कर लेते हैं, हमें क्लियर विद दिस, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। लेट मी चेक I2 I4 I1 I3, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 एज इट इज रहेगा, तो नहीं सॉरी, लगता था मैंने गड़बड़ किया है, शायद थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं, बहुत गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया I2 R4 इक्वल टू I1 R2, therefore I1 by I2, yes I1 by I2 that is equals to R4 by R2। ये हो गया इवैल्यूएशन। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। तो अब जरा ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, जरा कंपेयर करके देख लो तो आपको मिल गया R3 बाय R1 इक्वल टू R4 बाय R2। तो यहाँ पे दोनों को सॉल्व किया अगर तो वी हैव R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। मतलब करना क्या है, दो आपको लूप दिए रहेंगे, दोनों लूप में किरचॉफ लॉ लगा लीजिए, कहानी खत्म। क्लियर? किरचॉफ लॉ लगाते वक्त रूल याद रखें, रूल याद रहेगा तो ये डेरिवेशन आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। दिस इज व्हाट द डेरिवेशन फॉर यू। ठीक है, चलिए नोट करिए, मिलते हैं अगले डेरिवेशन में। चलिए अगले दो डेरिवेशन देख लीजिए, एक है मीटर ब्रिज, दूसरा है केल्विन मेथड। ये क्या है बेसिकली, मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा एक वायर लिया जाता है। एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वैल्यू पता करते हैं। भाई रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू नहीं पता, तो वो हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता करते हैं। कैसे पता करते हैं, देखिए आपके सामने दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है अननोन रेजिस्टेंस का टर्मिनल और एक होता है नोन रेजिस्टेंस का टर्मिनल। मतलब हमें इसकी वैल्यू मालूम होती है और इसकी वैल्यू हमें निकालना है। इज इट क्लियर? करना ये पड़ता है कि यहां से आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को सर्च करते वक्त नल पॉइंट पता करते हैं। नल पॉइंट का मतलब होता है जहां जीरो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा वो नल पॉइंट होता है। जैसे ही नल पॉइंट मिल जाता है आप उस लेंथ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होगा LX मतलब इसका हिस्सा और एक होगा इस LR मतलब इसका हिस्सा। असल में इसे मीटर ब्रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो वायर यूज किया गया है वो 1 मीटर का है, इसलिए इसे मीटर ब्रिज कहा जाता है। नाउ डेरिवेशन में क्या है, डेरिवेशन में ज्यादा कुछ है नहीं भाई। रेजिस्टेंस को लिखा जाता है XL इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इस तरह से रिलेट होता है। यहाँ पे रो की वैल्यू दी होगी, रो यानी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। हो सकता है कि वायर का हर लेंथ पे अलग अलग रेजिस्टेंस हो, इसलिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना सेफर साइड होता है। जो भी रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर जिस पे नल पॉइंट मिला है। तो X के लिए LX और R के लिए LR। इसको आप इवेल्युएट करेंगे, ये दो टर्म कैंसिल हो जाते हैं, आपको X की वैल्यू सिंपली उठा के मिल जाती है, कोई चेंजेस नहीं, कोई डिफ्रैक्शन नहीं। Am I clear with this? केल्विन मेथड एक और तरीका है जिससे हम लोग गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मालूम करते हैं। अब गैल्वेनोमीटर का यह तो हो गया अननोन रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता करना है तो ये वाला मैकेनिज्म ही यूज किया जाता है, लेकिन इस पूरे सेटअप को केल्विन मेथड कहा जाता है। केल्विन मेथड में कुछ नया नहीं है, जहां आपने X के लिए निकाला है वैसे ही वहां G के लिए निकालते हैं। यहाँ LX होता है, वहां LG होता है। जैसे आपने X बाय R लिखा है वहां G बाय R होगा। ये हो गया रो ऑफ LX, तो ये हो गया रो ऑफ G। सॉल्व करो, सेम पैरामीटर, कोई डिफरेंस। इज इट क्लियर?
नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। मिलते हैं अगले डेरिवेशन पोटेंशियोमीटर में। चलिए अगला जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के लिए स्पेशल डिमांड आई है भाई, क्योंकि पोटेंशियोमीटर आपको बहुत तकलीफ देता है। इसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा पोटेंशियोमीटर आखिरकार होता क्या है, क्या कहना चाहता है। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज का काम एक जैसा है। कैसा? एक लेंथ ऑफ द वायर होगा, उस लेंथ ऑफ द वायर में आप नल पॉइंट ढूंढते हैं। यस, जैसा मीटर ब्रिज में ढूंढा था ना नल पॉइंट, गैल्वेनोमीटर लगा के गैल्वेनोमीटर जहां पे 0 हो गया वो लेंथ आपने इधर कंसीडर कर लिया, दूसरा लेंथ और दोनों लेंथ का रेशो। तो मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन मीटर ब्रिज में 1 मीटर वायर यूज किया जाता है और पोटेंशियोमीटर में इट कैन बी कितना भी बड़ा वायर यूज किया जा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस निकाला गया था, रेजिस्टेंस को रिलेट किया था लेंथ के साथ। पोटेंशियोमीटर में हम पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं आइए सीखते हैं। तो पहला सवाल है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या कहता है बच्चा, समझना। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ये कहता है कि भाई अभी जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक एक लेंथ ऑफ द वायर लिया आपने, ठीक है। आपने लिया एक वायर जिसका लेंथ था A to B, ठीक है। तो आपने सबसे पहली चीज तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये वैल्यू निकाल ली सेफर साइड, क्योंकि हो सकता है वॉल्यूम ये जो वायर है इसका हर पॉइंट का अलग रेजिस्टेंस हो, इसलिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल लिया गया। अब अगर देख सकते हैं आप सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो जितना भी करंट जहां जहां भी फ्लो करेगा सब जगह आई की वैल्यू सेम रहने वाली, करंट सेम रहेगा। तो अगर मैं पूछूं करंट अक्रॉस ए बी, तो करंट अक्रॉस ए बी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, ये तो ओम्स लॉ है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी बाय आर, आर की वैल्यू यहां से उठाओ तो आर की वैल्यू हो जाएगी भाई रो इंटू एल, तो ये वैल्यू यहां पुट किया जाए तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा आई का। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी निकाला गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी आता है आई इंटू रो इंटू एल। मतलब देखिए आई तो कांस्टेंट है पूरे डेरिवेशन में, पूरे डायग्राम में। रो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कहीं भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, लेंथ पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ए से लेकर पी तक पोटेंशियल अक्रॉस एपी चाहिए तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ क्या पता हो जाए, अगर मुझे लेंथ ऑफ एपी मालूम हो जाए तो मुझे पोटेंशियल ऑफ एपी मालूम हो जाएगा, खत्म, यही कहानी है। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ ऑफ द पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट और द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो बस इसी को इवैल्यूएट करना है, इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। बात समझ गए। अब प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर का यूज, अगला डेरिवेशन है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में आप 2 चीज यूज करते हैं, 2 चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ। मीटर ब्रिज से रेजिस्टेंस निकाला था, यहां पे ईएमएफ निकाला जाता है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला जाता है। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए, सो पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ निकालना है, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन देखते हैं। सो पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन है टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। अब मान लीजिए कि आपको सेल लगाए गए हैं E1 एंड E2 और आपको क्या करना है, ईएमएफ ऑफ अ सेल यानी पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल निकालना है। तो ये निकालते कैसे हैं, तो इसमें 2 मेथड आपकी किताबों में दिए हैं। ये वाला जो सवाल है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या है वो अभी मैं बता रहा हूं। तो हम अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। इसके बाद हम यूज करेंगे कंपैरिजन मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड क्या होता है देखो, एक ऐसा कनेक्शन है, पोटेंशियोमीटर है इसलिए मल्टीपल वायर यूज किया गया है। मैंने फिर से कहा है पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज एक जैसा लगभग होता है, दोनों में हम लोग को नल पॉइंट निकालना होता है, नल पॉइंट ढूंढना होता है। तो कैसे किया जाता है देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ पे किया क्या गया है, सर्किट में आप देख सकते हैं ये पोटेंशियल, ये पहला सेल है ईएमएफ E1 और ये दूसरा सेल है ईएमएफ E2। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कहता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट, यानी नल पॉइंट का लेंथ निकालो, काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे आई और रो याद करिए, पिछला फॉर्मूला, पिछला डेरिवेशन, आई रो इंटू एल, ये हमारे मैकेनिज्म डिराइव किया था। देखो कैसे जाता है, पहले टाइम में एक की ऑन करोगे दूसरे को ऑफ रखोगे। क्या करोगे, एक को ऑन रखोगे दूसरे को ऑफ रखोगे। जैसे अगर मान लीजिए E1 को आपने ऑन रखा तो करंट ऐसे जाएगा, यहां से जाएगा, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा, यहां जुड़ेगा। बात, मान लीजिए आपने E1 की ऑन रखी है, यानी आपने क्या किया, मान लीजिए इसे की K1 है, K2 है,
तो Q1 ये है आपने ऑन रखा हुआ है और K2 जो है वो आपने ऑफ रखा हुआ है। इस सिचुएशन में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा E1 इज इक्वल्स टू करंट हो जाएगा I और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो हो गया वो तो सेम ही रहने वाला है। अब आपको मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे नल पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं L1। तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, यानी कि पहले बैटरी का ईएमएफ आ गया। व्हाट द नेक्स्ट स्टेप, क्या आ गया अगला स्टेप भाई? अगला स्टेप ये है भाई कि आप K1 जो है जिसे पहले आपने ऑन रखा था आप उसे ऑफ रखेंगे और K2 जो है उसे आप ऑन रखेंगे, यानी इसे आप कर देंगे ऑफ और इसे कर देंगे आप ऑन। जैसे ये करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ईएमएफ अब ये क्लोज हो गया और अब आपका करंट ऐसा ऐसा और ऐसा फ्लो करेगा, यानी अब जो ईएमएफ निकलेगा वो E2 निकलेगा। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? I रो। अब जो नया आपको ईएमएफ मिलेगा यानी नया नल पॉइंट मिलेगा तो नया नल पॉइंट का लेंथ होगा L2। बाकी आप समझदार है यार, डेरिवेशन खत्म हो गया। करना क्या है, ये पहला डेरिवेशन ये दूसरा डेरिवेशन, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, दोनों को सिंपली डिवाइड कर दो तो आपको मिला E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। कहानी खत्म। एक ईएमएफ पता होगा तो दूसरा निकल जाएगा, है ना? वही तो करना है, टू फाइंड द अननोन, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर एक पता है दूसरा निकल जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये होता है डायरेक्ट मेथड। एक की ऑन रखो उसका नल पॉइंट निकालो, फिर दूसरे की ऑन रखो उसका नल पॉइंट निकालो, खत्म कर। ठीक है, ये है डायरेक्ट मेथड। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, नोट डाउन करिए, अगले प्रॉब्लम मिलते हैं। चलिए अगला डेरिवेशन देख लेते हैं। अगला डेरिवेशन में आप देख सकते हैं मैंने वो डायग्राम एज इट इज सेम रखा है, बस यहाँ का स्ट्रक्चर अलग है। तो असल में कंपेयर ऑफ टू सेल में हम लोग क्या करते हैं कि भाई 4-वे की लगाते हैं। 4-वे की होता है मतलब एट अ टाइम 2 की चालू रहेंगे 2 की बंद रहेंगे, उसे 4-वे की कहा जाता है। तो कैसे यूज किया जाता है देखिए जरा ध्यान से। तो यहाँ पे भी तरीका वही है कि यहाँ पे आप अगर सेल इस तरह से लगे होंगे तो आप इनके पोटेंशियल को इनके ईएमएफ को ऐड करेंगे, अगर सेल इस तरह से लगे होंगे तो आप इनके पोटेंशियल इनके ईएमएफ को सबट्रैक्ट करेंगे। याद रहे ये दो नोट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जरा कैसे होने वाला है। तो मान लीजिए कि एट टाइम आपने C और D को क्लोज कर दिया, मतलब C और D वाला वायर कनेक्टेड नहीं है। तो आप देखिए जरा सर्किट कैसे जा रहा है आपका। तो सर्किट यहां से ये ऐसा गया, तो आप देख सकते हैं जैसे आप अगर मान लीजिए कि आपने A और B जो है उसे ऑन रखा हुआ है और C और D जो है उसे आपने ऑफ रखा हुआ है, तो आपका सर्किट कैसे जाता है देखो। पहले आपको मिला E1 का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल, फिर यहां गए, फिर आपको मिला E1 E2 का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया आपकी सर्किट कंप्लीट और आपको एक नया नल पॉइंट मिलता है L1। तो आप इसे लिखेंगे कैसे? तो आप इसे लिखेंगे E1 प्लस E2 इज इक्वल टू I रो L1। ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक केस जिसे आपने अभी सॉल्व किया। केस 2 क्या होता है देखो। तो जनाब अगर केस 2 को आपको समझना है तो केस 2 है कि A और B को ऑफ रखिए और C और D को ऑन करिए। जैसे आप ये सिचुएशन करेंगे तो आप देखिए A और B को ऑफ रखना है, C और D को ऑन करना है। तो देखिए मैं कर रहा हूं अभी यहाँ पे मैंने C और D को ऑन कर दिया और A और B को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब देखो सर्किट कैसा जा रहा है। अब जा रहा है, आप देख सकते हैं कि पहले आएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1, फिर आएगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1, फिर यहां से हम ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर आया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E1, फिर आया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E1 अरे सॉरी E2। तो अब मैकेनिज्म क्या हो गया, अब मैकेनिज्म हो गया E1 माइनस E2 दैट इज इक्वल्स टू I रो L2। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को उठा देंगे तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पे बन जाएगा, वो बन जाएगा E1 प्लस E2 बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। आप इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका, दैट बाय कंपेयरिंग मेथड आप इसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? तो ये दो टाइप हो गए पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन। तीसरा एक डेरिवेशन है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस पे बेस्ड। मैं उम्मीद करूंगा कि ये रेजिस्टेंस की डेरिवेशन एटलीस्ट आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, एक चौथा डेरिवेशन है, आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, इसे कर जरूर लीजिएगा क्योंकि इसमें और कोई बाकी सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। छोटा सा डेरिवेशन है, पैटर्न यही है, सेम पैटर्न पे आपको डील करना है, बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है। थोड़ा पढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए अगले दो सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सिखाया जाता है कि आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को पहले तो एमीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है वो तरीका है, फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कैसे बनाया जाता है वो तरीका है। तो याद रहे
अगर आपको मोबिल कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट रेजिस्टेंस लगाए। यहां शंट ये शब्द का मतलब होता है पैरेलल। शंट ये वर्ड यूज किया जाता है पैरेलल के लिए, मतलब आपको एक रेजिस्टेंस लगाना है जो पैरेलल होगा। और अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है तो आपको रेजिस्टेंस लगाना है जो सीरीज में होगा, तो उसे शंट नहीं कहते। ठीक है, शंट का मतलब पैरेलल होता है, याद रखें। अब दोनों भी केसेस में आप देख सकते हैं वोल्टेज कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सेम रहेगा, तो यहां सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज ऐड हो जाएगा। कंपेयरिंग करके बताओ ताकि पढ़ना आसान रहे। तो यहाँ पे दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा, इसका मतलब इसको लिखेंगे यहाँ पे करंट जा रहा है IG और रेजिस्टेंस हो गया G, तो हो गया IG इंटू जी हो गया इसका V इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ है भाई, V इक्वल टू आई आर, सब में मत आना। ये हो गया इसका, दोनों को इवेल्युएट किए और आपको पता है कि अगर आप ये इवेल्युएशन आप पुट कर सकते हैं कि अगर इन दोनों को टोटल ऐड किया तो ये करंट बनता है। तो अगर आप इनमें से माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो IS की वैल्यू जैसे आप पुट करोगे, यानी IS क्या है, करंट अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस, अगर आप पुट करोगे तो ये इवेल्युएशन आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। ये एक फॉर्म हो गया। आपकी किताबों में 3-4 फॉर्म दिया हुआ है, तो 3-4 फॉर्म कैसे बनेगा देखो। अब यहां पे मैंने सॉल्व किसके लिए किया, S के लिए सॉल्व किया। आप चाहो तो IG के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये वाला टर्म S इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें यहां पे मल्टीप्लाई कर दो और इवेल्युएट करोगे तो ये चीज ऐसी बन जाएगी। S के लिए सॉल्व करोगे तो ऐसा आंसर आएगा, IG के लिए सॉल्व करोगे तो ऐसा आंसर आएगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा सप्लाई कर देना। बस याद क्या रखना है, एमीटर में शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, और वोल्टेज कंपेयर करते हैं दोनों में। यहां पे सीरीज रेजिस्टेंस, वोल्टेज कंपेयर किया, वोल्टेज दोनों का सम होगा, दोनों की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे इवेल्युएट किया तो आपके पास ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि जो आपका फाइनल वोल्टेज है वो n टाइम्स ऑफ गैल्वेनोमीटर वोल्टेज होता है, तो ये वाली वैल्यू मतलब यहाँ पे V इज इक्वल्स टू n ऑफ वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या पुट करना है, you have to put V is equals to n of वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर आप यहाँ पुट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करोगे तो ये आपका इवैल्यूएशन आता है, ये आपका फाइनल आंसर आता है। दिस इज वोल्टमीटर कनेक्शन। समझ में आ गया। तो सीरीज अगर कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऐड किया तो वोल्टमीटर, पैरेलल में ऐड किया तो एमीटर बनेगा। और ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखिए, थोड़ा थियरी जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इतने से काम नहीं होगा। हमें क्लियर, याद रहे, छोटी सी चीजें नोट कर लीजिए पढ़ से।